नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे YouTube चैनल के ऊपर दोबारा से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनीत कौर फ्रॉम अमेज क्लासेस, जो तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट्स को मेडिकल की और इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। तो इससे पहले हम अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट करें, बातचीत स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम विल इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू यू गाइज, देन वी विल स्टार्ट द कन्वर्सेशन। मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर। प्लीज़ आप एक बार हमारी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी। मैं पिछले 7 साल से नीट के लिए प्रेपरेशन करवा रही हूँ। Okay. और टीचिंग इज़ लाइक पैशन टू मी सिंस Okay. चाइल्डहुड। तो इट वाज वेरी क्लियर पहले दिन से ही कि टीचिंग ही करनी है ना। अच्छा। और बायोलॉजी भी बहुत स्पेसिफिक था। ठीक ये है। मुझे मेरे फादर से मिला है। मेरे फादर को ना गार्डनिंग का बहुत शौक है। तो Okay. मुझे शुरू से ही ऐसी क्यूरियोसिटी रहती थी कि हरे हरे पौधों में रंग बिरंगे फूल कैसे आते हैं, है ना। हाँ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत शुरू से थी। तो इट वाज सिंस डे वन की टीचर बनना है और बायोलॉजी के ही टीचर बनना है। तो उसी तरीके से मैंने अपनी लाइफ को भी आगे प्लान कर लिया था। +2 करने के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की बेसिक साइंस में, और उसके बाद मुझे मेरिट बेस पे पंजाबी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। मुझे MSc बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए ही मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया था। और जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू से ही मेरे फादर से मुझे प्लांट से लगाव हो गया था, तो मैंने बॉटनी ऑप्ट की, MSc बॉटनी। Okay. और फिर बॉटनी में फर्स्ट ईयर में हमारे ऐसे होता है सर, यूनिवर्सिटी में जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं उनको डेजर्टेशन अलॉट की जाती है। Okay. तो फर्स्ट ईयर में ही मुझे डेजर्टेशन मिल गई थी, जिसमें मुझे और प्लांट को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, क्योंकि मैंने 1 साल फिर वहाँ पे टिश्यू कल्चरिंग पे काम किया था। ठीक है। और उसके बाद MSc सेकेंड ईयर में ही मैंने अपना PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया था, और वो मेरा क्लियर हो गया। और फिर मैंने अपनी PhD की, और उसके बाद मैंने एक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को भी पढ़ाया, टेट के स्टूडेंट्स को भी कोचिंग दी। बट आई फील सो कनेक्टेड टू नीट स्टूडेंट्स कि मैं पिछले 7 साल से फिर अभी साथ में पढ़ाई, और अभी तो टोटली नीट के बच्चों को ही पढ़ाती हूँ। ओके ओके। आपका मैम बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ रहा है, आप उसके बारे में अगर कुछ बता सकें तो। बिल्कुल सर। मैं अनंतपुर साहिब से हूँ, पंजाब? बेसिकली पंजाब से हूँ। Okay. और मेरी जो स्कूलिंग और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो मेरे लोकल कॉलेज से ही हुई है और लोकल स्कूल से ही हुई है। ठीक और है। जो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से हुई है, और वहीं से मेरी डॉक्टरेट भी है। ओके। तो वहाँ से चंडीगढ़ का सफ़र कैसे हुआ, आप कैसे चंडीगढ़ आए और कैसे अमेज क्लासेस ज्वाइन किया आपने, और वहाँ से कैसे आप ओके एंट्री सर, हुई मैं आपकी? ऐसे मानती हूँ कि अगर हमें लगन है कुछ करने की तो हमें बेस्ट जगह मिल जाती है। एंड आई एम वेरी लकी कि मैं अमेज का एक पार्ट हूँ। Okay. तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बायोलॉजी पढ़ाना बहुत बढ़िया लगता है, तो आई थिंक अमेज वाज बेस्ट ऑप्शन फॉर मी टू कम ओवर देयर, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे बच्चों को गाइड किया जाता है, जिस पैशन से वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, शायद वही पैशन मैं कहीं ना कहीं ढूंढ रही थी पढ़ाने के तो लिए। वाइब्स मैच हो गई, ऐसा कह एग्जैक्टली, सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी जैसा। मैच हो गई। एग्जैक्टली। ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन। अब हम डायरेक्ट मुद्दे पे बात करते हैं कि एक पर्सन है जो मान लो कि कोई स्टूडेंट है 8th क्लास में या 10th क्लास में है। अब उसको नहीं पता कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए या मुझे इंजीनियर बनना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे ये मेरी खुद की एक पर्सनल प्रॉब्लम थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं पढ़ने में अच्छा था, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारी फैमिली उस तरीके की नहीं थी जो इन चीज़ों को समझ सके कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी लेना है, या अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको नॉन मेडिकल लेना है। तो खुद से ही जो चीज़ें फिगर आउट होती रही, किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया भाई नॉन मेडिकल कर ले, तो नॉन मेडिकल कर लिया। बट एज अ टीचर आप इस चीज़ को कैसे देखते हो, और आप कैसे इस चीज़ पर लोगों को या स्टूडेंट्स को गाइड करोगे कि कैसे उनको अपना आफ्टर 10th क्लास कैसे अपने कैरियर या अपने जो स्ट्रीम है कैसे चूज़ करना चाहिए? देखो सर, जब भी बच्चा +1 में आता है ना, बेसिकली हम बच्चों से पूछते हैं कि आपने मेडिकल नॉन मेडिकल क्यों लिया है। कुछ बच्चे कह देते हैं कि मैम इंटरेस्ट के बेस पे लिया है ना। राइट। तो एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ यहाँ पे कि इंटरेस्ट तो होना चाहिए ही, वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर ये ऐसी जर्नी है जिसमें आप फोर्सफुली नहीं पढ़ सकते। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप ना JEE कर सकते हो ना नीट कर सकते हो। पढ़ने के लिए इंटरेस्ट तो चाहिए। इंटरेस्ट के साथ एक और चीज़ चाहिए, दैट इज़ एनालाइज करने की पावर,
मेमोरी जो आपकी शार्प होनी चाहिए, क्योंकि नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है, मैं बता देती हूँ आपको, जिसमें बच्चे की एक्यूरेसी, बच्चे की स्पीड, बच्चे की मेमोरी, बच्चा कैसे एनालाइज कर रहा है चीज़ों को, वो सारा कुछ चेक होता है। तो शुरू में ही +1 में ही जब भी बच्चा ये डिसाइड करे 10th के बाद कि उसको कौन सा स्ट्रीम लेना है, तो इंटरेस्ट के साथ उसको ये भी देखना है कि उस क्लास में आगे आने वाला जो प्रेशर है, वो चीज़ें वो हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इंटरेस्ट तो हो सकता है उसका 10 दिन में ख़त्म हो जाए, कुछ नहीं कह सकते हम, है ना। तो उसके बाद जो प्रेशर है वो तो उसको बियर करना ही है ना। तो दोनों चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए टीचर्स, पेरेंट्स और काउंसलर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं बच्चों की हेल्प करने के लिए। ओके, वेरी फेयर पॉइंट। तो अब हम बात करते हैं कि लेट्स से किसी ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है। आपने जो पॉइंट बोला मैंने समझ लिया कि ठीक है वट एवर इट इज़ गोइंग टू टेक, मुझे वो स्वीकार है और मैं वो कर सकता हूँ। मतलब कि ऑब्वियसली आई एम गुड इन स्टडीज़ और इट विल टेक समथिंग जो मुझे मेहनत करना पड़ेगा, बट आई एम रेडी फॉर डैट। तो अब मुझे ये नहीं पता डॉक्टर बनने की जर्नी क्या है, तो आप प्लीज़ एक बार हमें ये एक्सप्लेन करोगे कि किसी ने +1 +2 में मेडिकल ले लिया, उसके बाद में वो डॉक्टर बनने की पूरी जर्नी क्या रहती है, क्या क्या जैसे बीटेक, हम मतलब इंजीनियरिंग में हमने बीटेक किया या कोई डिप्लोमा करता है, उसके बाद बीटेक करता है, एमटेक करता है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। तो उसी तरीके से व्हाट इज़ द जर्नी फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर, एंड उसमें नीट कहाँ आता है जिसकी आप प्रिपरेशन कराते हो, एंड फिर उसके बीच में हाउ अमेज क्लासेस एंड यू हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट देयर। ओके सर, देखो जब बच्चा एक बार +1 में आ जाता है ना, तो वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। +1 और +2 में अगर बच्चे को पहले ही क्लियर है कि उसको नीट करना है, तो उसको बहुत ध्यान से वो दोनों क्लासेस करनी है। क्यों? क्योंकि जो उसका पहला एग्जामिनेशन होगा नीट यूजी, विच इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएशन, मतलब MBBS के लिए जो उसका पहला एग्जामिनेशन होगा, उसका जो सिलेबस है, उसका जो बेस है, वो +1 +2 ही रहेगा। तो उसको सबसे पहले जो एग्ज़ाम देना होगा, जो पहला उसका रास्ता है इसके लिए, MBBS के लिए BDS हो गया, पैरामेडिकल हो गया, वेटनरी हो गया, कोई भी कोर्सेज हो गए, तो उसका पहला जो टेस्ट है, पहला जो रास्ता है, दैट इज़ नीट ओनली। तो उसको सबसे पहले नीट देना होगा। एक बार जब नीट हो जाता है सर, तो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से और मेरिट के हिसाब से दोनों चीज़ें देखी जाती है, मेरिट भी और प्रेफरेंस भी। कुछ बच्चों की प्रेफरेंस कुछ और होती है ना। तो मेरिट और प्रेफरेंस दोनों को देख के बच्चों को कोर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। तो एक बार अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर बच्चों को एक बार फिर से नीट PG देना होता है उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जिसको हम MD कहते हैं, उसके लिए। और उसके बाद बच्चा जो है वो पूरी तरह से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन जाता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो था कि हम या फिर हमारा इंस्टीट्यूट बच्चे की कैसे हेल्प करता है इस पूरी जर्नी में। देखिए सर, चलना कैसे है, वहाँ तक जाना है, हमें पता है कौन सा रास्ता सही है, किस रास्ते पे मुश्किलें कम आएंगी तो कैसे आएंगी, उनसे कैसे लड़ना है, ये उनको कौन बताएगा, ये हम बताएंगे। बच्चे तैयारी करने के लिए रेडी होते हैं सर, बच्चे आते हैं वो प्रेपरेशन के लिए करने के लिए तैयार होते हैं। बट जो 10th के बाद स्टूडेंट आ रहा है, वो कैसे जानेगा कि कैसा कंपटीशन है, मुझे कैसे लड़ना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। वो पहले कुछ और तरीके की प्रेपरेशन कर रहा था, बोर्ड की कर रहा था, अब ये टोटली डिफरेंट तरह की प्रेपरेशन है। तो इन चीज़ों की गाइडेंस जो है वो उसको एक अच्छे टीचर, अच्छे इंस्टीट्यूशन से ही मिलती है, और उस सब में हम पूरी तरह हेल्पफुल करते हैं। ओके ओके। तो लेट्स से कि स्टूडेंट ने 10th कर लिया, +1 +2 में उसने मेडिकल ले लिया, बायोलॉजी पढ़ लिया, और साथ के साथ उसने नीट का एग्ज़ाम दे दिया, एंड वो UG एग्ज़ाम था जो क्लियर कर लिया। अब वो जैसे कि लाइक अगेन आई एम टेकिंग रेफरेंस फॉर नॉन मेडिकल वाली चीज़, क्योंकि मैंने वो किया तो मुझे उसके बारे में पता है कि सेम चीज़ हमने नॉन मेडिकल में +1 +2 कर लिया और मान लेते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। तो अब जैसे नॉन मेडिकल में हम IIT में जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, बीटेक में जाते हैं, वैसे +2 के बाद में नीट क्लियर करने के बाद पर्सन क्या करता है आगे? नीट क्लियर करने के बाद सर वेरियस ऑप्शंस होते हैं। आप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर सकते हो, जैसे एम्स, जिपमर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। आप अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हो, वेरियस गवर्नमेंट कॉलेजेस, जैसे हमारे चंडीगढ़ में GMC 32 है, वेरियस कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा देयर आर लॉट मैनी डीम्ड यूनिवर्सिटी, बच्चा वो ज्वाइन कर सकता है। मतलब बहुत ऑप्शंस। देखो सर, नीट के पहले ऐसे होता था
मल्टीपल कॉलेजेस के लिए, मल्टीपल गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के लिए मल्टीपल टेस्ट होते थे। लेकिन नीट के बाद तो ये हो गया है कि बस नीट दो, उसके बाद आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। हर तरह के इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको पैरामेडिकल में जाना है, आपको वेटनरी करनी है, आपको आयुष के कोर्स करने हैं जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा ये सब आते हैं, तो आप कहीं भी उसमें जा सकते हो। तो बेसिकली पहले हर चीज़ के लिए अलग अलग हाँ। प्रिपरेशन करनी पड़ती, पढ़ाई करनी पड़ती थी। अब आप एक चीज़ पढ़ लो और अगर आप उसमें अच्छे नंबर ले आते हो, परफॉर्म कर लेते हो, तो फिर उसके बाद में फ्लड गेट ओपन हो जाता है, आप कुछ भी एज अ कैरियर परसू कर सकते हो। ओके ओके। ये जैसे हमारे बिजनेस में जीएसटी ने चीज़ किया, पहले व्हेन वी यूज टू डू बिजनेस तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग चीज़ें हमें परमिशन लेनी पड़ती थी और बहुत सारे लॉज होते थे टैक्सेशन के, बट जैसे जीएसटी आया तो चीज़ें काफ़ी शॉर्ट हो गई। तो फेयर इनफ, बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन नीट अभी जैसे चल रहा है, नीट कब से स्टार्ट हुआ है और उससे पहले लोगों का ये जो जर्नी होती है डॉक्टर बनने की, वो कैसे होती थी? आप थोड़ा अगर हमें उसके बारे में बता सके तो। नीट जो है ये 2013 में फ़र्स्ट टाइम हुआ था। 2012 में ऐसे प्रपोज़ल आ गया था, बट 13 में फ़र्स्ट टाइम हुआ था। ठीक है। उससे पहले क्या होता था सर, डिफरेंट स्टेट्स जो है वो अपने हिसाब से कंडक्ट करवा लेते थे। जैसे पंजाब में पंजाब मेडिकल प्री मेडिकल टेस्ट, पंजाब का पीएमटी हो जाता था, हरियाणा का हो गया, राजस्थान का हो गया, डिफरेंट स्टेट अपने करवाते थे। कुछ कॉलेजेस अपने करवाते थे, जैसे सीएमसी वेलोर वो अपना अलग से करवा रहा है, एम्स का अलग से हो रहा है, सारे इंस्टीट्यूशन अलग अलग से अपने टेस्ट लेते थे। लेकिन नीट के बाद सब इंस्टीट्यूशंस के लिए एक ही टेस्ट हो गया है, एंट्रेंस एग्जाम कॉमन हो गया। पहले ऐसे होता था सर, डिफरेंट एग्जाम्स जब होते थे तो ऑब्वियसली डिफरेंट सिलेबस भी होंगे, डिफरेंट एग्ज़ाम डेट्स भी होंगी। फिर कभी कभी ऐसे होता था काउंसलिंग की जो डेट्स होती थी वो क्लैश कर जाती थी और बच्चों का बहुत लॉस होता था। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, हैप्पैज़ार्ड को ख़त्म करने के लिए फिर 2013 से एक ही एग्ज़ाम होता है, नीट। हालांकि कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए। बहुत ही अच्छा कदम है। हालांकि एम्स जिपमर अभी थोड़ा टाइम पहले ही मर्ज हुए हैं, लेकिन अब जो अगर हम देखेंगे अभी इस टाइम रिसेंटली, तो नीट ही देना है बच्चे को हर जगह एडमिशन लेने के ओके, आप जिपमर का नाम ले रहे हो, व्हाट इज जिपमर? जी, एक कॉलेज है अच्छा, सर, कॉलेज है, जयपुर ओके। का एक मुझे कॉलेज नहीं आइडिया है। था कि ओके हाँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यही होता है मैम, ये प्रिपरेशन हम नहीं करते हैं, हाँ। लेकिन जब व्हेन ऑथेंटिक क्वेश्चंस कम तो ना, हाँ, तो एकदम से ठीक है। जिपमर एक कॉलेज का नाम, मेडिकल कॉलेज है एक। ओके ओके ओके, तो ना, हाँ, तो एकदम से ठीक है। जिपमर एक कॉलेज का नाम, मेडिकल कॉलेज है एक। ओके ओके ओके, जैसे हम आईआईटी बोलते हैं वैसे ही वो एक इंस्टीट्यूट है जो इसको एक जिपमर कॉलेज का नाम है। ओके ओके, फेयर इनफ फेयर इनफ। अब प्रिपरेशन से, जब प्रिपरेशन की बात आती है ना, तो उसके साथ में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस आते हैं, है ना। तो कुछ मैं चाहूँगा कि आप हमें नीट से जुड़े अपने जो भी आपने अपने कैरियर में अभी तक चीज़ें देखी है कि लोगों को किस किस तरह के मिसकंसेप्शन होते हैं कि भाई आप नीट कर लो पढ़ाई, फिर ये नहीं बने तो वो तो बन ही जाओगे। ऐसा होता है ना कि भाई तुम एमबीबीएस करके अच्छा डॉक्टर नहीं बना तो अरे दांत का डॉक्टर तो बन जाएगा या कुछ ऐसा तो कर लेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें क्लैरिटी दें आप। देखो, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन सबके माइंड में ये है कि सिर्फ टॉपर्स ही नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कि ये Right. टॉपर्स का एग्ज़ाम है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी मिसकंसेप्शन ये आती है कि बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट फिल कर दिया है, फॉर्म का नंबर, जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, 1-2 दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, वो सिर्फ इस बात से घबरा गई थी कि मैम मैंने पढ़ लिया सोशल मीडिया पे कहीं कि 24 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है इस बार, तो मैम कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा। तो ये बात मैं सब बच्चों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि नंबर कितना है वो डिसाइड नहीं करता कि आपको किन बच्चों के साथ कम्पीट करना है। बहुत तो उनमें ऐसे होते हैं जो प्रेपरेशन सिंसियरली कर ही नहीं रहे होते हैं। आपका कंपटीशन तो कुछ लाख बच्चों के साथ ही होता है, बाकियों के साथ नहीं होता। तो कुछ सीट्स के लिए तो हम कम्पीट कर ही सकते हैं, राइट। और दूसरी बात ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कंपटीशन बेसिकली खुद के साथ होना चाहिए। अगर बच्चा एनालाइज खुद को कर रहा है, खुद के मार्क्स को कर रहा है, पिछले मॉक टेस्ट में मेरे 500 थे, 550 आ गए, 650 आ गए, तो ऑब्वियसली वो अपनी सीट पक्की कर ही लेगा। राइट, जैसे आपने अभी एक एग्जांपल दिया कि बहुत सारे लोग तो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, तो आई वाज आल्सो वन ऑफ देम। ठीक है, जब हम +1 +2 में थे तो पता चला कि भाई बच्चे फॉर्म भर रहे हैं AIEEE, उस टाइम पे AIEEE होता था, अभी नहीं मुझे पता कि है या नहीं है। तो पता चला कि फॉर्म भर रहे हैं, भाई क्या क्या कर रहे हो, तो पता चला कि भाई फॉर्म भर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, तो भाई आगे अगर नॉन मेडिकल के बाद तुमने करना क्या है वो इसी से डिसाइड होता है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था।
एंड हमने भी फॉर्म खरीद लिया और भर दिया। कभी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो होता है क्या है और उसके बाद क्या होगा, बट स्टिल फॉर्म भर दिया। तो जैसा आपने बताया कि दिस इज़ वेरी ट्रू कि अगर 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो 8 लाख या 7 लाख तो मेरे जैसे ही होंगे, जो एक तो देखते कि सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, ठीक है, या फिर थोड़ा पता भी होता है तो भर दिया, लेकिन सिंसियरली पढ़ाई करते नहीं है, या फिर कई बार कर भी नहीं पाते, कई लोगों के बिल्कुल सही सर्कमस्टांसिस बात भी है। अलाउ नहीं करते। तो नंबर्स पे नहीं जज करना चाहिए किसी को भी कि भाई इतने लोग compete कर रहे हैं तो फिर तो मेरा चांसेस बहुत कम है। आपको ट्रूली अपने आप से ईमानदारी से जो आपको लगता है कि जितनी आप मेहनत कर सकते हो करना चाहिए, एंड थिंग्स विल गो इन योर फेवर। ओके ओके। मैम, जिनको जैसे आप 7 साल से प्रिपरेशन करवा रहे हो तो डेफिनेटली आपके कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सक्सेसफुली चीज़ें क्रैक की होंगी और आज वो कैरियर में बहुत अच्छा भी कर रहे होंगे। तो कुछ आप अगर सक्सेस स्टोरीज शेयर कर सके ऑडियंस के साथ में तो वो भी एक बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। एक मैं रिसेंट ही हमारा एक स्टूडेंट GMC 32 में सेलेक्ट हुआ है, मैं उसकी एग्जांपल देती हूँ। लड़की का नाम है यशु कुमारी, है ना। ओके। पहले सर वो एक ब्रांड से, मैं नाम नहीं लूँगी, एक ब्रांड से वो कोचिंग कर रही थी, 1 साल के लिए उसने वहाँ ठीक पे है। कोचिंग की। एक बात मैं सब बच्चों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ब्रांड डिसाइड नहीं करता कि आपको आपकी तैयारी कैसी हो रही है, ठीक है। राइट। सिर्फ ये देख लेना कि वहाँ पे बहुत बच्चे हैं, सिर्फ ये देख लेना कि उसका बहुत नाम है, ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो 1 साल उसने वहाँ पे कोचिंग ली, लेकिन वो क्रैक नहीं कर पाई। और बुरा ये हुआ सर कि उसी ईयर उसके फादर की भी डेथ हो गई। तो जैसे रिलेटिव्स करते हैं कि अभी दिस इज़ नॉट टाइम कि तुम एक और ड्रॉप लो, तुम पहले एक ड्रॉप ले चुकी हो और ड्रॉप लोगी, मदर को सपोर्ट करने का टाइम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। प्रेशर बहुत नॉर्मली वैसे ही प्रेशर। बहुत प्रेशर रहता है, और उसके बाद में जो फैमिली में ये हाँ, डिजास्टर हो जाना कि किसी के फादर इज नो मोर, तो वो और भी हो गया। और कुछ ये भी था कि वो उसके फादर का ड्रीम था, तो वो खुद भी इमोशनली बहुत टूट गई थी कि मैं अपने पापा को करके नहीं बता पाई ये चीज़, और Right. उनकी डेथ हो गई। तो फिर वो बच्चा हमें मिला। सर वो लड़की इतनी मेहनती थी, मैं फिर से ये बात कहना चाहती हूँ कि कभी कभार ब्रांड्स में बड़े बैच में अच्छे बच्चे कहीं खो जाते हैं, सही वो है। ढूंढ ही नहीं पाते, या तो वो खुद ही अच्छे बच्चे अपनी ओर से सेलेक्ट करके ले लेते हैं, या तो पता नहीं क्या होता है। तो वो बच्ची हमारे पास आई, तो शुरू से उसकी प्रेपरेशन करवाई गई, शुरू से, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी होती है, डे 1 से उसी तरीके से उसकी प्रेपरेशन करवाई गई। उसको जितनी भी सपोर्ट हमारी टीम, मैं ये नहीं कहूँगी कि दिस इज़ माई जर्नी, ये हमारी टीम की जर्नी है, ये हमारे इंस्टीट्यूट की जर्नी है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। सारे टीचर्स ने, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके उसका साथ दिया। इमोशनल सपोर्ट, एकेडमिक सपोर्ट, उसको केमिस्ट्री में दिक्कत आती थी तो हम उसको ना अलग से क्लासेस देते थे, क्योंकि सर वो बच्चा करने वाला था। Okay. जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके लिए हाँ, टीचर हमेशा अवेलेबल बिल्कुल रहता है। बिल्कुल, हाँ, ये तो तो उसको है। अलग से क्लासेस होती थी, और फाइनेंशियली भी जितना हम सपोर्ट कर सके हमने यशु को सपोर्ट किया, और एट द एंड यशु ने हमें रिजल्ट दिया। फेयर इनफ, दोनों का काम बन रहा है, विन विन बिल्कुल गेम है। इंस्टीट्यूट के लिए एक प्राइड मोमेंट होता है जब आपका बिल्कुल मतलब सर। चाहे फीस और बाकी सब चीज़ें किसी की कम हो किसी की ज़्यादा हो, जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो अगर वो चीज़ वर्कआउट कर जाती है बिल्कुल तो फिर सर। उससे बड़ी जो है सक्सेस या फीलिंग ऑफ प्राउड नॉर्मली नहीं हो नहीं पाता। हो पाता। राइट राइट। अब कोई पर्सन प्रिपरेशन कर रहा है, वो आपके पास तो 2 घंटे के लिए आता है या फिर आई गेस कुछ कुछ ही घंटों के लिए आता होगा, तो उसके अलावा बहुत सारा टाइम रहता है जिसमें कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करने की ज़रूरत होगी। अब सिर्फ इंस्टीट्यूट आके और उस टाइम पर आपके जो पढ़ाए हुए टिप्स हैं सिर्फ उसी को करके तो आई डोंट थिंक इट इज़ इनफ। तो आप अदर देन क्लास और क्या क्या स्ट्रैटेजीज बच्चों को रेकमेंड करते हो जो उनको अपने प्रिपरेशन में यूज़ लेना चाहिए, जिससे उनकी जो चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस गेट्स मोर? ओके सर, ये जो प्रेपरेशन है ना, ये डे 1 से होनी चाहिए। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो बच्चे की होनी चाहिए वो होनी चाहिए अर्ली प्रेपरेशन, शुरू कर दे वो जल्दी से। जैसे मान लो कल किसी का एग्ज़ाम है, 10 बजे एग्ज़ाम है, अगर वो सुबह 8 बजे तैयारी करे, या फिर उसको आज ही पता चल गया तो वो आज से प्रेपरेशन कर रहा है, कितना फ़र्क है। बिल्कुल। तो अर्ली प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें टाइम मिल जाता है चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए। दूसरी बात, जब प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे तो वो बेसिक से स्टार्ट करनी है, जिसकी जड़ें मजबूत होती है उसको कोई हिला नहीं सकता। तो प्रेपरेशन जब शुरू करनी है तो वो
बेस से करनी है, कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना है। तीसरा, हर बच्चे के पास एक स्केड्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैं 2 घंटे पढ़ लिया, कल मैं चिल करूंगा, परसों मैं 6 घंटे पढ़ लिया, फिर मतलब मैं मूड पे नहीं रह सकते हाँ, आप, नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू हैव अ टाइम टेबल एंड बिल्कुल प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए कि 6 घंटे अगर मैं क्लास में पढ़ के आया हूँ तो मैं रेस्ट करूँगा और आके मैं सारा वो रिवाइज करूँगा। और बायोलॉजी के लिए मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम आता है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। ओके। तो बच्चों को मेरा हमेशा यही रहता है कि क्लास में जो भी पढ़ाया गया उसको जा करके एनसीईआरटी में पढ़ो, सेम टॉपिक को, और फिर जो आपने पढ़ लिया उसके प्रीवियस ईयर उस टॉपिक के साथ लिखो, सो दैट आपको पता चले अगली बार जब वो टॉपिक देखो कि इससे कैसे क्वेश्चन आए थे या कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं नेक्स्ट टाइम, आपको वो क्लियर हो जाए। और इन लास्ट मॉक टेस्ट देने हैं। बच्चे क्या करते हैं कि मैम पढ़ लेते हैं, टेस्ट से भागते रहते हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आप एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आपके वीक पॉइंट क्या है, बैकलॉग्स क्या है, किस चीज़ की और प्रिपरेशन करनी है, सच का सामना काइंड ऑफ थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है और इन सब चीज़ों की कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, डेली पढ़ना बहुत, बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम जैसे आपने ये चीज़ बताई, अब जैसे नीट लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं और किसी ज़रिए के थ्रू करते हैं तो कहीं ना कहीं एंड रिज़ल्ट में उसका एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। तो नीट प्रिपरेशन या फिर जो आप लोगों का जो पढ़ाने का तरीका है, जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो इंडियन हेल्थ सेक्टर को और स्पेशली मेडिकल एजुकेशन को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है पॉजिटिवली, और आपको क्या लगता है कि पहले क्या चीज़ें जो थी नहीं होती थी या बेटर नहीं होती थी, जो अब थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ नीट कई चीज़ें तो स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं और पहले से ही बेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ओके, सबसे पहले तो हम कैसे हेल्प करते हैं या फिर हम जैसे पढ़ाते हैं बच्चे को, उससे क्या प्रॉफिट होता है। हाँ जी। हर तरीके का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो कोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया होता है। ठीक है। तो जब बच्चा उस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो उस कोर्स में आने वाली दिक्कतें, प्रेशर या जो भी उसको बर्डन झेलना है उसकी भी उसकी तैयारी हो जाती है। पहली चीज़ तो ये। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था सर आपका? कि हेल्थ सेक्टर है हमारा, वो ओके उसके ऊपर क्या इसका क्या इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट होता है। देखो, जैसे नीट एग्जामिनेशन के बाद हमें एक ग्रुप ऑफ अकेडमिकली प्रोफिशिएंट स्टूडेंट्स का मिल जाता है। राइट ऑन। ये जो अकेडमिकली प्रोफिशिएंट स्टूडेंट्स हैं दे आर डेफिनेटली गोइंग टू पार्टिसिपेट इन न्यू एंड कम्प्लेक्स मेडिकल रिसर्च। ओके। तो ऐसी नई चीज़ें जब हमारे मेडिकल सिस्टम में ऐड होंगी तो डेफिनेटली हमारा मेडिकल सिस्टम जो पहले से ही बहुत अप है और अप जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या था सर आपका? दो ही मेरे मेन पॉइंट थे यही दो कि point जो थे। नीट के एग्ज़ाम के दौरान में जो बच्चे करिकुलम और सिलेबस जो पढ़ते हैं उससे मेडिकल सेक्टर को और जो एक अपना इंडिया में हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है उसमें कैसे इस चीज़ का एक इन्फ्लुएंस पड़ता है उसके ऊपर। हाँ, ये इन्फ्लुएंस पड़ता है कि अकेडमिकली प्रोफिशिएंट बच्चे जो हैं वो आगे फर्दर बेटर रिसर्च करते हैं। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। मैम जब हम भी स्कूल में थे तब भी और अब भी कभी कभार ऐसा नॉर्मली लोगों से सुनने को मिलता है, कभी सोशल मीडिया से नॉर्मली और भी जगहों से, कि इस तरह के एग्ज़ाम्स में, जैसे जो हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें अर्बन जो एरिया के जो बच्चे होते हैं या स्पेशली जो इंग्लिश में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो एक तरीके से क्रिटिसिज्म भी है, बट कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है। तो अब आपके फील्ड से रिलेटेड है, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑन दिस कि आपका क्या टेक है इस पर। देखो सर, ये बात हम पहले कह सकते थे कि ये बायस था एग्ज़ाम, जब ये इसका मीडियम इंग्लिश ही था, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन अब इसमें बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस ऐड हो गए हैं। अब ये जो एग्ज़ाम होता है ये नियरली 13 लैंग्वेजेस में होता है, नीट का एग्ज़ाम, जिसमें ऐसे होता है कि अगर आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज ऑप्ट करते हो तो आपको आपकी लैंग्वेज और प्लस इंग्लिश में ये एग्जामिनेशन मिलता है। तो एग्ज़ाम में दोनों लैंग्वेजेस होती हैं। तो मुझे लगता है इससे पहले हम कह सकते थे, एडिशन से पहले हम कह सकते थे, लेकिन जैसे अभी रिसेंटली पंजाबी भी ऐड हो गई है तो उस हिसाब से तो अब हम नहीं कह सकते कि ये बायस्ड है। ठीक है। जैसे हम प्रिपरेशन की बात करते हैं ना, तो एक बहुत ऑब्वियस प्रिपरेशन वाली चीज़ आती है यूपीएससी।
ठीक है। तो जैसे यूपीएससी में ये दिखाया जाता है कि लोगों को लाइक 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, सिर्फ 4 घंटे बच्चे सो रहे हैं, है ना। तो उस तरीके से क्या नीट की प्रिपरेशन करते टाइम भी स्टूडेंट को कुछ एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऐसा रहता है कि इतना ये करना पड़ता है, या फिर ऐसा नहीं है, उसमें प्रेशर थोड़ा कम रहता है, या नॉर्मली उसके मतलब हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी? देखो सर, यूपीएससी में जो प्रेपरेशन होती है ना, दैट इज़ वेरी ब्रॉड। पहली बात, उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। दूसरी बात, उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी करनी होती है। अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट में आपका सिलेबस भी बहुत कन्फाइंड है और आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जो आपने +1 +2 में भी पढ़े हुए होते हैं, पहली बात है ना। और दूसरी बात ये कि नीट पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव बेस्ड नहीं है। नीट का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि इन बच्चों के लिए, इस एज के बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम उतना ही टफ है जितना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद किसी यूपीएससी वाले के लिए होगा। तो जैसे कोई पर्सन यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो अब हमें पता है कि उसके लिए व्हाट इट इज़ गोइंग टू टेक, कि इतने घंटे पढ़ना, कोचिंग लेना और वो सब चीज़ें। तो अगर कोई पर्सन वो कर ही नहीं सकता है ना, जैसे किसी के पास टाइम ही नहीं है देने के लिए, उसको मान लो कोई अपना काम भी करना है जिसके लिए फैमिली सपोर्ट या कुछ चीज़ के लिए, तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि भाई फिर आपको नहीं करना चाहिए तैयारी। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो लोग अदर काम करने के साथ में भी वो करते हैं, तैयारी करते हैं और क्रैक भी करते हैं, बट नॉर्मली ऐसा नहीं हो पाता। तो वैसे ही किस तरह के लोगों के लिए आप ये बोलोगे कि दे शुड गो फॉर नीट डेफिनेटली, और कुछ लोगों को मतलब क्या सिम्टम्स आप देखते हो कि जिनको नीट नहीं जाना चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प देम? सिर्फ एक ही तरह के बच्चे हैं जो नीट नहीं कर सकते, जो मेहनती नहीं है। ओके। इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ हार्ड वर्क चाहिए, और वैसे भी हर चीज़ के लिए हार्ड वर्क चाहिए। हाँ, किसी में भी सक्सेसफुल होना है तो आपको हार्ड वर्क चाहिए। बिल्कुल। जो बच्चे भागेंगे क्लास लगाने से, जो बच्चे भागेंगे रिवीजन करने से, जो बच्चे भागेंगे टेस्ट देने से, उन बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम नहीं है। जो बच्चा कंसिस्टेंट रह रहा है, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे वो वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, मैं कहती हूँ अगर वो बच्चा शुरू से सही तरीके से तैयारी कर सकता है तो उसको ये एग्जामिनेशन क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें कुछ वैसा नहीं आप देखते कि यार अगर आपके +2 में इतने % से भी लाइक है ना कि 60% 65% मार्क्स भी उससे भी कम आए हैं, तो जब तुम्हारे +2 में ही नहीं आए तो फिर आगे जाके तो ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, तो उसमें कैसे होगा? ऐसा नहीं देखते आप लोग कोई क्राइटेरिया? नहीं, क्योंकि इस एग्ज़ाम को देने की एलिजिबिलिटी ही 50% है। हाँ, मतलब गवर्नमेंट ऑलवेज सेट द क्राइटेरिया टू द लीस्ट, ताकि मैक्सिमम लोग जो है उसमें कर सकें ट्राई। बट आपका जो पर्सनल जैसे होता है ना एक्सपीरियंस है, और आप काफ़ी सालों से ये चीज़ देख रहे हो, तो अगर किसी पर्सन के नंबर्स इतने से कम हैं, या फिर कुछ वैसा कि जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि किसी की आंखें होता है ना, किसी को ग्लासेस लगे हैं, तो इस तरीके से कुछ कोई क्राइटेरिया या कोई ऐसा पॉइंट नहीं देखते आप नॉर्मली जो वैसे कहीं लिखित में नहीं है, बट कई बार हम चीज़ें देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि यार ये बच्चा इस पर्सन नहीं से कर हो सकता पाएगा या इससे नहीं हो पाएगा? ओके, देखो सर, 2 तरीके के बच्चे होते हैं, राइट। एक वो बच्चे होते हैं जो चीज़ को समझते हैं और फिर करते हैं, लेकिन उनको लिखना नहीं आता होता। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। उनको चीज़ें पता होती हैं, उनको कंसेप्ट क्लियर होता है, पर उनको लिखना नहीं आ रहा उसको, उनके डेफिनेटली नंबर कम आएंगे, उनकी परसेंटेज कम आएगी। दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं, उनको क्लास में कुछ नहीं समझ आता, लेकिन वो पेपर से पहले सब कुछ रट लेंगे, ठीक है, और उनके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ओके। पर रटने से आपका कोई भी एग्जामिनेशन इजीली क्लियर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, वो एक बैरियर है जो आपने शायद क्रॉस कर भी लिया, तो आगे जो जर्नी आने वाली है उस पे वो जो नहीं कर पाएंगे। मैम, एक तो तैयारी, और उसके बाद मेडिकल की तैयारी, उसके बाद डॉक्टर बनने की तैयारी, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेसफुल, जो मतलब आई कैन ऑब्वियसली कि मैं फील कर सकता हूँ बहुत आसानी से। ठीक है, तो अब आपके पास तो इतने बच्चे, ठीक है, हर बच्चे की अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग परेशानियाँ, तो कैसे आप बच्चों को इस चीज़ से बचाते हो ताकि वो स्ट्रेस आउट, बर्न आउट ना हो जाए? और कई बार हम जैसे
आजकल जैसे न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, अखबारों में वो चीज़ें आती रहती है कि किसी ने, बच्चे ने कुछ गलत कदम उठा लिया या कुछ ऐसी चीज़ें कर ली प्रेशर की वजह से। तो आप कैसे इस चीज़ से डील करते हो जब आप बच्चों, इतने सारे बच्चों के बीच में आप रह रहे हो, और उनको आप कैसे गाइड करते हो कि दे शुड नॉट डू समथिंग जो नहीं करना चाहिए? 2 चीज़ें मैं अपने बच्चों को बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। पहली है प्रेशर, वो तो होगा ही, स्ट्रेस तो होगा ही। देखो पहले से ही तैयारी, मतलब ये हाँ, मान के चलो। मैं उनको ठीक है? समझा देती हूँ कि बोर्ड के एग्ज़ाम दे के आए हो, एग्ज़ाम में टेंशन थी, प्रेशर था, कहते हैं हाँ। फिर मैं पूछती हूँ कि प्रैक्टिकल देने गए थे, टेंशन था, टेंशन थी, कहते हैं हाँ। बिल्कुल। नॉर्मल क्लास टेस्ट होते हैं, नॉर्मल क्लास टेस्ट 10 नंबर का भी हो, स्ट्रेस होता है, बिल्कुल होता है। फिर ये तो नीट का एग्ज़ाम है, इसमें स्ट्रेस होना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो स्ट्रेस अगर बच्चे को हो रहा है तो दैट इज़ नॉट समथिंग बैड, इवन कि उसको मोटिवेशन मिलेगी कि मुझे करना है, मुझे करना है, ये सब करना है। ये चीज़ें ख़राब तब हो जाती हैं सर जब इन चीज़ों को, ये चीज़ें बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता, मैनेज नहीं कर पाते। ठीक। स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाता। ठीक है। उसके लिए मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि कभी भी अपने टारगेट को ये मत सोचो कि अगर वो वहाँ है तो मुझे आज ही पहुँचना है। नहीं, जल्दी नहीं होनी चाहिए किसी नहीं भी। नहीं नहीं ओके। कि हर चीज़ को ना थोड़े थोड़े पार्ट्स में करो। ओके। हर बच्चे की समझने की, चीज़ को करने की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। कोई बच्चा एक दिन में एक टॉपिक करता है, कोई एक दिन में एक चैप्टर भी कर लेता है। ठीक है। तो अगर आप ये सोचोगे कि उसने चैप्टर कर लिया, उसने तो बुक कर ली, हो सकता है उसने साल पहले भी पढ़ा हो, तो कंपेयर नहीं करना है कि मेरे साथ वाले ने क्या किया है। खुद की प्रेपरेशन पे फोकस करना है और अपने टारगेट छोटे छोटे रखने हैं। और Right. छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करते जब जाओगे ना तो धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी बड़े टारगेट से भी लड़ने की, और बिल्कुल। स्ट्रेस और प्रेशर कम रहेगा। फेयर इनफ, फेयर इनफ। व्हेन इट कम्स टू इंस्टीट्यूशंस जो तैयारी करवाते हैं बच्चों की, तो यहाँ पर ना हमने काफ़ी सारी अनएथिकल चीज़ें भी देखते हैं या सुनते हैं। ठीक है, कि कई बार भीड़ इकट्ठी करने के लिए लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑफर्स डिज़ाइन करते हैं, बट उसके बाद में फिर जो बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है वो बहुत ही लोअर लेवल की होती है। तो इसके बारे में आपका क्या ये सजेशन रहेगा बच्चों के लिए कि हाउ दे शुड चूज़ द इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो ट्रेनिंग करने, प्रिपरेशन करने के लिए जाएं, तो क्या चीज़ें कुछ जो है ना एक चेकलिस्ट करके जाएं, सो डैट कि वहाँ उनके साथ जैसा होता है ना कि धोखा ना हो। तो इसके बारे में मतलब हाउ दे शुड चूज अ इंस्टीट्यूट फॉर देम। देखो सर, एथिकल इश्यूज चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उनसे डील करने का एक ही तरीका है, ट्रांसपेरेंसी। ओके। हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे हम शुरू से लेते हैं, बच्चे को रिक्वायरमेंट तो है, उसको प्रेपरेशन करनी है तो रिक्वायरमेंट तो है, तो वो इंस्टीट्यूशन के पास आएगा, इंस्टीट्यूट के पास जाएगा। तो पहली चीज़ क्या होती है, वो एडमिशन लेता है ना। मान लो सर उसने 2 ईयर कोर्स में एडमिशन ली है सपोज, ठीक है। तो बहुत से ब्रांड, बहुत से बिग इंस्टीट्यूट्स ऐसा करते हैं कि एक 1 शॉट में, 2 शॉट में सारी फीस ले लेते हैं। ठीक है। दिस इज़ समथिंग वेरी बैड। हो सकता है बच्चे को 1, 2, 3 महीने के बाद वहाँ पे समझ ही ना आए। हो सकता है बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है बच्चे को ये समझ आ गया कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, कुछ भी हो सकता है ना। तो उन्होंने तो वो पूरे टाइम का वो फीस ले लिया। दिस इज़ अबाउट फीस। तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है, और हम भी ऐसा ही करते हैं, कि फ़ीस मंथली बेस्ड ही होनी चाहिए। तो यू गाइस टेक फीस ऑन मंथली बेसिस? वी टेक फीस ऑन मंथली बेसिस। दिस इज रियली सरप्राइजिंग। अदरवाइज मिनिमम मतलब साल तो नॉर्मली सब मांगते हैं, बट 6 महीने से कम पे तो बात नहीं होती। ये तो मतलब इसमें तो फिर बेसिकली बच्चे का जो रिस्क है वो मिनिमल हो गया। और सर इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊं, मंथली फीस लेने के बाद भी जो रिटेंशन परसेंटेज है बच्चों का, दैट इज़ मोर देन 97। बहुत कम बच्चे जाते हैं, वो उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ बच्चे को दूर पड़ रहा है, ऐसे कुछ इश्यूज हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं। और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। जैसे एक बड़े बड़े बैनर्स पे लिखा हुआ होता है स्कॉलरशिप टेस्ट होगा और आपको आपकी फीस 90%, 95% ऐसे वो आपकी वो हो जाएगी। वो एक्चुअल में क्या होता है ना, वो ट्यूशन फीस में होता है। ठीक है। तो अगर 2 लाख फीस है तो देयर आर सो मेनी अदर फीस। उन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा होगा कि एडमिशन का 1 लाख और इस चीज का 10,000, इसका 20,000। तो जिस चीज में वो डिस्काउंट देने वाले हैं उसका पोर्शन ही बहुत कम होता है। ओके। और भी बहुत सारी चीजें हैं सर। ठीक है। बैचेस का बड़ा होना और उन बैचेस में से सेलेक्टिव बच्चों पे फोकस करना। हाँ, यहाँ पे ना ये मेरे मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार, तो वहाँ के बारे में एक बड़ी फेमस चीज़ है कि
पटना में जो क्लासेस होती है ना, कहते हैं कि हजार बच्चों का बैच होता है वहाँ पे। मतलब टीचर वो आगे उस पे प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं और 1000 बच्चे एक बैच में पढ़ रहे हैं। तो मैं कभी भी ये समझ ही नहीं पाता हूँ, हालांकि मैंने देखी नहीं है चीज़, बट मतलब मेरे भाई हैं मतलब कजन्स वगैरह, वो बताते हैं कि वो भी वहाँ पे पढ़े हैं, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो 1000 बच्चे को कैसे आप पढ़ा सकते हो, और उसके बाद में कैसे ये देखा जाए कि यार किस बच्चे की, जैसे होता है ना, मतलब मेरे जो टीचर है वो तो मेरी कमजोरी देख के बताएंगे कि भाई कृष्ण तू ये चीज़ अच्छा करता है, इस चीज़ में तुझे ध्यान देना चाहिए, और ये चीज़ कमज़ोर है, तू मतलब ये यू शुड अवॉइड दिस, या फिर इस पे ध्यान दो, इस पे मत दो। तो इतने बड़े बैचेस में वो कैसे पढ़ाते हैं, और आपके हिसाब से व्हाट इज़ द आइडियल साइज फॉर अ बैच? मेरे हिसाब से एक टीचर बहुत ही अच्छे तरीके से मैक्सिमम 40 से 50 मैक्सिमम, वैसे मैं आइडियल मैच मानती हूँ 30 टू 40 स्टूडेंट्स बढ़िया है, बस इतने स्टूडेंट्स के बैच को ही पढ़ाना चाहिए। देखो जैसे टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है, वो कम्युनिकेट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें टीचर के एक्सप्रेशन से, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टीचर को बच्चे के एक्सप्रेशन से समझ आ जाती है। बिल्कुल। तो जो बच्चा बहुत दूर बैठा हुआ है उसको तो आधी चीज़ें वैसे ही नहीं समझ आ रही नहीं होंगी। आती, बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि टीचिंग इज़ 2 वे प्रोसेस, आई फील लाइक कि आप पढ़ा रहे हो, पढ़ने वाले को समझ भी आना चाहिए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, नहीं तो तो जब आप वो तो भाषण दे दिया, बिल्कुल वो तो भाषण बिल्कुल हो गया कि बिल्कुल भाई मोदी जी आके बोल गए, जिसको जो बिल्कुल समझ आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। बिल्कुल। तो जब तक आपके स्टूडेंट के साथ आई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा, तब तक आप कैसे समझ पाओगे? टीचर झट से समझ लेता है बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन से कि इसको कौन सी बात समझ आई है, कौन सी बात नहीं समझ आई। बिल्कुल। जब तक वो कनेक्शन नहीं बनेगा, जब तक बच्चा अपने टीचर के साथ कनेक्ट नहीं होगा, तब तक उसको सब्जेक्ट मुश्किल ही लगता रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो आपका जो इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पर किसी बच्चे को एडमिशन देने से पहले आप लोग भी कुछ टेस्ट का कुछ प्रोसेस होता है, या फिर अगर मान लो कोई पर्सन जो भी वीडियो देख रहा है वो चाहता है कि आपके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर दैट? आप एक बार वो एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल सर, हमारे इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, बिल्कुल Okay. होता है, हम स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं। ठीक है। बट दैट इज़ नॉट लाइक बिग ब्रांड्स, दैट Okay. इज़ एक्चुअल स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। जिसमें जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं, और उन बच्चों के लिए कुछ प्रॉफिट्स होते हैं। दूसरा, Okay. जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन वाले बच्चे हैं, ठीक है, जैसे उस बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बट फाइनेंशियली वो बच्चा नहीं कर सकता, पता चल जाता है सर कि वो नहीं अफोर्ड कर रहा, बट वो बहुत अच्छा बच्चा है, मेहनती बच्चा है, ऐसे बच्चों के लिए हमने स्पेशल क्राइटेरिया रखा हुआ है। उसके अलावा हर तरीके का बच्चा जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट में वेलकम्ड है। वो हमारे इंस्टीट्यूट को विज़िट, हम हमेशा यही कहते हैं सर कि आप आओ और विज़िट करो, हमारी प्रेफरेंस ये होती है। वही ट्रांसपेरेंसी वाली बात ना, एथिकल इश्यूज वाली बात, कि पहले आप आओ, विजिट करो, टीचर से मिलो, अपनी तसल्ली करो, फिर आप चूज़ करो कि आपको किस इंस्टीट्यूशन में जाना है। ठीक है, ठीक है। मैम, जैसे मान लो कि कोई पर्सन नीट का एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया, पढ़ाई करी, डॉक्टर बन गया, तो अब हमें ये पता है कि डॉक्टर अर्न्स गुड, बट वी हैव नो आइडिया अबाउट द एग्जैक्ट नंबर्स, लाइक कि पहले तो डॉक्टर ही बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग बनते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कि कोई आंखों का बना, कोई हार्ट का बना, कोई किस चीज़ का बना। तो व्हाट इज़ द अमाउंट बेसिकली एक डॉक्टर जो कमाता है, और ये कितना वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द वेयर ही गेट्स द जॉब, ही और शी गेट्स द जॉब, लाइक एक 40s में किसी को जॉब मिला, या किसी को 32 जो अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जॉब मिला, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा एक आप आइडिया अगर दे पाएंगे तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल पाएगी और समझ में आएगा। देखो सर, जो इनकम की आपने बात की है, ये वेरी करती है इंटर्नशिप से लेके आपने कितना टाइम प्रैक्टिस किया है उसमें। ओके। दूसरा, आप किस तरह के गवर्नमेंट कॉलेज में हो आप, या फिर आप प्राइवेट हो, या कहाँ पे हो, इस चीज़ पे भी बहुत वेरी करता है। ठीक है। एग्जैक्ट नंबर तो मैं भी नहीं बोलना चाहूँगी, बट इट रेंजेस फ्रॉम थाउजेंड्स इन द इनिशियल डे, वेरी इनिशियल डे, लाइक इंटर्नशिप, अभी अभी ग्रेजुएशन हुई है और इंटर्नशिप है, 1000 से लेके इट गोज अप टू मेनी लैक्स। ओके ओके ओके। तो मतलब वो सेम
लाइक अदर इंडस्ट्रीज, जैसे हम बिजनेस में है या मार्केटिंग में है, तो मार्केटिंग में somebody also earns 25,000 and somebody also earns 2.5 lakh रुपीस. बिल्कुल तो बिल्कुल that totally depends on कि किस फील्ड में हो, किस इंस्टीट्यूशन में हो, कहाँ पर आप पहुँचे. एग्जैक्टली ओके ओके ओके. जो प्रिपरेशन वाला प्रोसेस है, इसका आप एक मुझे मतलब फीस का और खर्चे का अगर आप आइडिया दे पाएँ कि जैसे कि प्रिपरेशन करने के लिए भी तो कुछ पैसे चाहिए, तो वो बच्चों के मतलब कितना बजट दे मस्ट हैव, तभी वो इस चीज़ को कंसिडर करें. अदरवाइज में या तो भाई किसी का मेरिट है तो वो आपके पास आके एग्ज़ाम दे सकते हैं और बता देंगे कि मैम देखो मैं पढ़ने में तो अच्छा हूँ, आप मेरा टेस्ट ले लो, बट आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे दिस फीस, है ना. और एक नॉर्मली जो फीस होती है या जो इंस्टीट्यूशन में चलते हैं जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो व्हाट इज़ द फीस फॉर डैट. मतलब कोई पर्सन 8वीं 10वीं का बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको पता लगना चाहिए कि हाँ इतनी फीस प्रिपरेशन में जाती है या वैसा होता है. पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ सर, जैसे नॉर्मली हम कोई भी चीज़ खरीदने जाएंगे, हमें वो ब्रांड में भी मिलेगी, नॉन ब्रांडेड हमें भी भी मिलेगी. नॉन ब्रांडेड भी मिलेगी. ठीक है. पर ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप जो ब्रांडेड है उसी पे रिलाई करो कि यही बेस्ट है. मैं Yes. ये नहीं कह रही कि वो बेस्ट नहीं होगा, वो है, हो वो सकता बेस्ट है, है, हो हो सकता सकता है, बट जो नॉन ब्रांडेड है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ट. राइट. तो पहली बात जब आपको सिलेक्शन करनी है कि आपकी प्रेपरेशन कहाँ होगी, ये मियरली आपका डिसीजन होना चाहिए. ठीक है. ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि साथ वाले अंकल ने कह दिया, किसी ने कह दिया कि वो वाला बढ़िया इंस्टीट्यूट है, सब बच्चे वहीं जाते हैं, हर जगह उन्हीं की ड्रेस दिख रही है, वहीं जाओ. ऐसा अखबार में बिल्कुल- ज़्यादा उनकी ऐड आती हाँ, है. उन्हीं की ऐड आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है. आपको खुद सेलेक्ट करना होगा. ठीक है. जब आप खुद सेलेक्ट करोगे तो यू विल फील कि फीस स्ट्रक्चर में कितनी वेरिएशन है. देखो सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इमर्जिंग इंस्टीट्यूट्स, न्यू इंस्टीट्यूट्स, या फिर अगर कोई आपको लोकल पढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो आपको खराब पढ़ाएगा और सिर्फ ब्रांड ही अच्छा पढ़ा रहा है. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. बेसिकली वहाँ एक फैंसीनेस है, और जो छोटे ब्रांड्स हैं या फिर जो ऐसे आपने बताया कोई होम ट्यूशन में है, वहाँ फैंसी चीज़ें नहीं है, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर पुअर होगी. उसका बिल्कुल. ऑब्वियसली ये चीज़ उसके साथ कोई वो नहीं है. ठीक है. अब डॉक्टर बनता है, मान लो नीट तो कर लिया, जैसे आपने बताया कि भी पहले बहुत सारे एग्जाम से अब एक एग्ज़ाम है, कर लिया. अब जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग फील्ड्स के डॉक्टर हैं, तो ये चीज़ कब डिसाइड होती है कि कोई पर्सन किस चीज़ का डॉक्टर बनेगा, और क्या ये बच्चे को खुद चॉइस होता है, मतलब चूज़ करने का कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो, किस चीज़ का डॉक्टर बनना चाहते हो, या फिर आगे चल के कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स ही जो भी उसके नंबर्स हैं या जैसा भी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उनको वो स्ट्रीम या वो चीज़ देते हैं. पहले ग्रेजुएशन होती है, ठीक दैट है. इज़ MBBS. ओके. उसके बाद जैसे आप बात कर रहे हो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की, है ना, कि कार्डियोलॉजिस्ट है या कोई भी डॉक्टर है, बिल्कुल, वो बिल्कुल, बात आई कर रहे हो. स्पेशलिस्ट हुआ, कोई हाँ, तीत कोई का भी हुआ. है, दैट इज़ इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन, कि आप मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हो या आप हार्ट के स्पेशलिस्ट हो, आप Okay. किडनी के स्पेशलिस्ट हो, वो होता है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में. तो ग्रेजुएशन इज सेम फॉर एवरीबडी. ग्रेजुएशन इज सेम फॉर अच्छा, एवरीबॉडी. फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप अलग अलग फील्ड चूज करते हाँ, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं वो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में अलग अलग फील्ड हो हैं. जाते हैं. ग्रेजुएशन कितनी इयर्स का होता है? 5.5 साल का होता है, और फिर इंटर्नशिप भी करनी होती है. और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन. उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन. माय गॉड, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू बिकम अ डॉक्टर. ठीक है. मैम, जैसे आपने नीट एग्ज़ाम के बारे में बताया, तो अब प्रिपरेशन तो कर ली, ठीक है, इतनी मेहनत कर ली. व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट्स, तो अब रिजल्ट्स के बारे में हमें थोड़ा ये बताएं कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ क्राइटेरिया फॉर गेटिंग पास. जैसे कि कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, कितने नंबर वाले बच्चों को पास माना जाता है या फिर जो आगे बढ़ते हैं अगले उसमें जाते हैं, और व्हाट इज़ द सक्सेस रेट ऑफ योर इंस्टीट्यूट एज कम्पेयर टू द अदर्स जो भी इस फील्ड में हैं. ओके सर, ये जो एग्ज़ाम है ये 720 मार्क्स का होता है. ओके. जिसमें एवरी सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी. बायोलॉजी के 2 वो हो जाते हैं, 2 पार्ट में कर दिया. हाँ, बॉटनी एंड जोलॉजी. ठीक है. हर एक में आपको 2 सेक्शन मिलते हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B. 2 सेक्शंस मिलते हैं. ठीक है. और आपको 180 क्वेश्चंस करने होते हैं, 200 क्वेश्चन टोटल होते हैं. ओके. तो 720 में से अगर तो सिर्फ क्वालिफाई की बात करें तो क्वालिफाई तो बहुत कर जाते हैं, क्योंकि बहुत कम नंबर होता है. जैसे 150 नंबर आ गए, वो भी क्वालिफाई कर गया. 200 नंबर आ गए, क्योंकि वो निकालने का तरीका अलग होता है कि कौन क्वालिफाई कर रहा है.
अच्छा। बट जो सीट्स मिलती हैं, जो एक्चुअल सिलेक्शन होती है, वो होती है कट ऑफ के हिसाब से ठीक है। कि कट ऑफ कितनी गई है, ठीक क्या है। मेरिट लिस्ट है, कैसी कट ऑफ गई है। दूसरी बात आपने की सिलेक्शन रेट की, तो मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस कैसे दिखाए जाते हैं, राइट। तो जैसे मान लो एक कोई ए इंस्टीट्यूट है, उसके 20 ब्रांचेस है सपोज। ठीक है, मेरा आप के इंस्टीट्यूट का नाम ले लो, आप हाँ। मेरे इंस्टीट्यूट मान लो के हाँ, इंस्टीट्यूट है। आपका इंस्टीट्यूट है हाँ। और आपके 20 ब्रांचेस हैं। ठीक है। 20 ब्रांचेस में से आपका ब्रांच नंबर 3 का रिजल्ट आ गया, ठीक है, और जो कि कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता है, और बाकी आपके पास लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, सही है। और लाखों में से आपका सिर्फ ब्रांच नंबर 3 का एक रिजल्ट आ गया। ओके। अब आप उस एक रिजल्ट को सारे ब्रांचेस में इस तरीके से लगाओगे, बैनर बड़े बड़े। हाँ, कि ये तो वहीं का रिजल्ट है। ये बहुत मैटर करता है, बिल्कुल। क्योंकि ब्रांच नंबर 3 में पढ़ के उन टीचर्स की मेहनत से उस बच्चे का रिजल्ट आया है, बिल्कुल। बाकी सेंटर्स का तो वो रिजल्ट है नहीं नहीं है। है। ये भी पेरेंट्स को एक तरीके से मिसलीड करने का एक तरीका है। हमारे इंस्टीट्यूट में हम अपने ही सेंटर का, अपने ही बच्चों का रिजल्ट लगाते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ, हम 30 से ज़्यादा बैच नहीं बढ़ाते, हम कोशिश करते हैं 30 से ज़्यादा बैच ना बढ़े। ठीक है। फिर भी हम 7-8 बच्चे आराम से रिजल्ट वाले निकाल लेते हैं, ओके ओके। एज कंपेयर टू लैक्स ऑफ स्टूडेंट, few result in multiple branches, बिल्कुल। only one branch, few students, और उसी में से बहुत अच्छे सक्सेस रिजल्ट रेट। ओके, निकाले। फिनोमिनल, दिस इज फिनोमिनल। तो अच्छा, अभी ना मतलब बीच बीच में ये कंट्रोवर्सी बहुत आम है, चलती रहती है कि एक ही बच्चे की फ़ोटो के इंस्टीट्यूट ने भी लगा रखी है, ठीक है, कि भैया टॉपर हमारा है, और बी के इंस्टीट्यूट ने भी लगा रखी है, सी के इंस्टीट्यूट ने भी लगा रखी है। तो ये चीज़ क्या है? आप मतलब ऑब्वियसली मुझे पता है ये क्या है, बट आई वांट यू टू टॉक ऑन दिस कि ये क्या है, और आपको जब ये चीज़ें देखते हो तो आपको कैसा फील होता है, आपका क्या इस पे रिएक्शन क्या रहता है आपका इसके लिए? फील तो बहुत बुरा होता है, दुख लगता है, Okay. क्योंकि देखो सच तो होना ही चाहिए। अगर वो आपका रिजल्ट है तो वो आपका ही रहना चाहिए, जिस इंस्टीट्यूट का है, जिन टीचर्स की मेहनत है, उसी जगह का वो रिजल्ट रहना चाहिए। एक्चुअल में क्या करते हैं इंस्टीट्यूट्स, बच्चे ने एक दिन के लिए टेस्ट ज्वाइन कर लिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, 1-2 दिन के लिए विजिट कर लिया, कुछ भी कर लिया, टेस्ट दे वो के आगे उसी में बस कर देते हैं कि ये हमारा ही बच्चा था। हाँ। उसी में वो रिजल्ट लगा देते हैं। जबकि हमारे पास भी बहुत ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स के बच्चे आते हैं टेस्ट के लिए, Right. मतलब अलग से हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं। ठीक है। तो वो इस टाइम भी मतलब हमारे आसपास के ही 3-4 Institutes के? ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बच्चे हमारे पास टेस्ट सीरीज के लिए आते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम प्रेफर यही करते हैं कि जिस बच्चे ने पूरा साल हमारे पास मेहनत की है, ऑब्वियसली दे आर ओनली आवर स्टूडेंट्स। हाँ, कि हम उन्हीं का रिजल्ट लगाते हैं। ओके ओके, फिनोमिनल। तो प्रिपरेशन हो गई, रिजल्ट भी आ गया, डॉक्टर बन गए। किस चीज़ का डॉक्टर बनते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन में डिसाइड होता है। 5.5 साल की ग्रेजुएशन, उसके बाद में इंटर्नशिप, एंड उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, तो नॉर्मली एक डॉक्टर बनते बनते क्या एज होती है एक पर्सन की ऑन एन एवरेज? जैसे मतलब कि किसी भी चीज़ का एक होता है ना नॉर्मली कि बीए के बाद हमें पता है कि भाई आर्ट्स वालों का एक वो रहता है, तो वैसे एक डॉक्टर किस एज पे नॉर्मली बन जाते हैं, या एक एवरेज मीडियन एज क्या है डॉक्टर बनने का? देखो, अगर हम देखें कि +2 के बाद, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, वो कुछ अलग बच्चे होते हैं जो +1 +2 के बाद साथ में ही क्रैक कर लेते हैं। टाइम तो देना ही पड़ेगा इस एग्ज़ाम को, तो यूजली बच्चे ड्रॉप तो लेते ही लेते हैं। ओके। तो एक तो वो टाइम हो गया इन बिटवीन, तो फिर उसकी ग्रेजुएशन हो गई 7 साल, तो यही मान लो आप। उसके बाद फिर जब उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो उसके लिए भी तो उसको प्रेपरेशन करनी होगी, पड़ेगी, हाँ। तो 1 साल हम उसमें मान लेते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, मतलब 11 से 12 साल आराम से After लग +2? जाते हैं आफ्टर +2 प्रॉपर एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनने में। ओके, तो नॉर्मली हम ऑन एन एवरेज +2 हो जाती है बच्चे की 17-18 17 साल की में एज हो में जाती होती है। है, और 17 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। ओके, उससे नीचे नहीं, अप्लाई नहीं कर नहीं, नहीं। सकते। ओके, तो विच मीन्स कि 27-28 तक। इज अ मिनिमम एज की जिस टाइम तक एक हाँ ठीक भी है, 27-28 इज नॉट दैट हाई एज। बिल्कुल। ओके, सो दिस वाज इट, एंड लिटरली मैम आई एम टेलिंग यू कि मुझे आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली है जो मुझे नहीं पता थी, और कहीं ना कहीं दिमाग में क्वेश्चंस रहते थे। मैं भी जब कॉलेज में स्कूल में थे तो कई चीज़ें हम जानना चाहते थे, बट ना तो कोई बताने वाला था, और उस टाइम पर इंटरनेट भी इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, ना ही एक्सेस था कि चीज़ें पता लग सके।
तो मुझे लगता है कि इस बातचीत के थ्रू जो चीज़ें मुझे पता चली हैं, बहुत सारी चीज़ें वो ऑडियंस को भी पता चली होंगी और उनका नॉलेज बेस डेफिनेटली कुछ वैल्यूएबल उसमें ऐड हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। आई एम रियली ग्लैड आपने हमारे शो पे आने का डिसीज़न लिया एंड उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा बात करेंगे और सक्सेस स्टोरीज़ के साथ में और इन डेप्थ नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बुलाया और इतनी हेल्दी डिस्कशन के लिए। हाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।